हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। सब लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आई थिंक सब लोगों का रिजल्ट भी आ चुका होगा। हम लोग इसलिए अब नए सेशन में चले गए हैं, तो नए क्लास का हम लोग पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो अभी हम लोग क्लास 10 का साइंस शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है और वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। क्लास 9 में बहुत सारे लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुका है कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। हम लोग बैलेंसिंग भी थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग प्रॉपर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं एंड फिर उसको बैलेंस कैसे करते हैं एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन तो बाद में आएगा, रिएक्शन क्या चीज़ होता है। तो जहाँ पे भी कोई भी चीज़ चेंज हो रहा है, बदल जा रहा है, उसी को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में रिएक्शन बोल सकते हैं। तो केमिस्ट्री में जब हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं, तो साइंस में दो तरह का चेंज हम लोग को देखने के लिए मिलता है, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज नाम से हम लोग समझ रहे हैं कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कलर, स्टेट, ये सब में चेंज हो जाना। और केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग होता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकता है, तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, वो चीज़ जिस चीज़ से बना हुआ था उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ही बदल जाए। जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो जो रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्शन के पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट बनने के बाद, मतलब रिएक्शन होने के बाद उनका जो प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल बदल जाए। अगर हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा पेपर है, जब हम लोग पेपर को फाड़ रहे हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर को फाड़ दिए, तो बदलने के बाद उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हुआ। उसको फाड़ दिए हम लोग तो उसका साइज़ में चेंज हुआ, उसका शेप में चेंज हुआ, लेकिन कोई नया प्रॉपर्टीज़ वाला नया कंपाउंड यहाँ पे नहीं बना। और जब तक कोई नया प्रॉपर्टीज़ वाला न्यू कंपाउंड या न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे। वैसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन अनदर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर हम लोग पेपर को जला दिए, तो जलने के पहले वो पेपर था, लेकिन जलने के बाद वो क्या बन गया, राख बन गया, ऐश बन गया। तो पेपर का और ऐश का प्रॉपर्टीज़ जो होता है वह बिल्कुल अलग अलग होता है, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होते हैं। तो हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज को। फिजिकल चेंज वैसे चेंज होते हैं जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंजेस होना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टेट हो सकता है, कलर हो सकता है, उसका साइज़ हो सकता है, शेप हो सकता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग बात करें तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होना। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग, अब ये एग्ज़ाम में तो हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं, जाहिर सी बात, हम लोग को प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, तो हमने इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे कि केमिकल चेंज का डेफिनेशन और फिजिकल चेंज का डेफिनेशन क्या होगा। केमिकल चेंज का डेफिनेशन, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल चेंज। जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज उसका क्या होता है, मतलब एक से अधिक सब्सटेंस बन रहा है, जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए, एक नया प्रोडक्ट बन जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर को हम लोग जला दिए तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला वो कैसा प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट था ऐश। और ऐश का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो पेपर के प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल अलग होता है। नेक्स्ट, फिजिकल चेंज। चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यहाँ पे कलर और स्टेट में चेंज तो हो जा रहा है, लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। जैसे कि टीयरिंग ऑफ पेपर को फाड़ देना, तो पहले भी वो पेपर था और फाड़ने के बाद भी वो पेपर ही है, बस उसका साइज़ क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले बड़ा पेपर था, फाड़ देने के बाद वो छोटा हो गया। तो सिंपल भाषा में, अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पुराने सब्सटेंस से अलग है, तो वो केमिकल चेंज होगा। और अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, और नया सब्सटेंस अगर बन भी रहा है तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रहा है, तो वैसे चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। इस फिजिकल चेंज का बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे आसपास। जैसे हम बोल सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस बनने के टाइम भी वो वाटर ही था, उसका केमिकल फार्मूला H2O ही होगा। आइस का भी केमिकल फार्मूला H2O होता है, एंड नॉर्मल जो लिक्विड वाटर होता है उसका भी केमिकल फार्मूला H2O है।
H2O ही है। डैट मीन्स इनके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसका बर्निंग ऑफ पेपर में देख रहे थे, जी हम लोग पेपर को जला रहे थे, तो पहले पेपर जो था वो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग था और जलने के बाद ऐश का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग हो चुका है। इसके अलावा भी हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है जिसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज में। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, हम बोल चुके हैं पहला चीज़। एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये दोनों ही आपका फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन के पहले भी जब मेल्टिंग ऑफ आइस, जब वो आइस के फॉर्म में था तो भी वो H2O कंटेन कर रहा था, एंड देन जब वो पिघल के वाटर बन गया तब भी वो H2O ही कंटेन कर रहा है। डैट मीन्स यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। इवापोरेशन ऑफ वाटर में हम लोग लिक्विड लिए, लिक्विड को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो वो गैस के फॉर्म में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी नया नया सब्सटेंस नहीं बना है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि ये केमिकल चेंज हुआ है। इन दोनों में स्टेट तो चेंज हो रहा है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस में पहले सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नया कोई सब्सटेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी लिक्विड से गैस बन जा रहा है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। डैट मीन्स इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ओनली चेंज हुआ, इसका स्टेट चेंज हुआ, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ। ये अगर H2O से कोई दूसरा एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता, CO2 बन जाता, नाइट्रोजन में चेंज हो जाता, तो इस तरह का चेंज अगर होता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये आपका कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। इसीलिए ये दोनों एग्जांपल किसका होगा, फिजिकल चेंज का। कुछ अनदर एग्जांपल हम लोग केमिकल चेंज का भी देख सकते हैं। केमिकल चेंज में भी बहुत सारे एग्जांपल हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल पहला तो हम लोग बर्निंग ऑफ पेपर देखे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हम लोग देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लोहा में जंग लगना, ठीक है, और लोहा का सिंबल क्या है, Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe। जंग कैसे लगता है, तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में, और मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन। यानी कि जब लोहा में पानी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जंग, मतलब पानी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे लोहा अगर आता है तो वो दोनों से रिएक्ट करता है, किससे, वाटर और ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है, जंग बना देता है, रस्ट बना देता है। ये आपका केमिकल फॉर्मूला है किसका, जंग का। तो हम लोग देख रहे हैं कि आयरन अलग था, H2O और O2 अलग था, लेकिन यहाँ पे जो नया कंपाउंड बना Fe2O3, ये मेनली है, ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो इसलिए हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या बोल सकते हैं, ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा हम लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, कंबशन है, ठीक है, ये सारा एग्जांपल भी आपका किस में आएगा, या फिर कच्चे खाना का पक जाना, ठीक है, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑफ फूड, खाना को पकाना भी कैसा एग्जाम्पल है आपका, केमिकल चेंज का। क्योंकि अगर आप खाना को पका दिए हैं तो कच्चा खाना का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और पके हुए खाने का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आप वापस से, और हम लोग एक और चीज़ से हम लोग उसको समझ सकते हैं, केमिकल चेंज जो होता है वो डायरेक्टली मेथड से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज को हम लोग डायरेक्टली मेथड से, फिजिकल मेथड से चेंज कर सकते हैं। आगे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बेसिकली हम लोग को केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पढ़ना था। अभी हम लोग रिएक्शंस में नहीं आए हैं, केमिकल रिएक्शंस में, लेकिन हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल चेंज होता है। जहाँ पे चेंज हो रहा है वहीं पे रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग रिएक्शन बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तक लगता है कि आप लोगों को केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये समझ आ गया। तो आगे हम लोग मेनली चैप्टर में अब जाते हैं कि चैप्टर का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो चैप्टर में पहला ही टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सिंपल पहले यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को फ्री में सारे नोट्स मिल रहे हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, सारा नोट्स बनाते जाइए, कॉपी पेन पकड़ के बैठिए और सारा स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आप लोगों को इस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। हम लोग पूरा NCERT को रख करके, NCERT हमारा फोकस होना चाहिए, NCERT के सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, चलिए केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग अभी जस्ट हम आप लोगों को बताएं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं।
When two or more substances react and form some new substance, it is called a chemical reaction. ये इसका बेसिक एक डेफिनेशन है. When two or more substances react, मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और एक कोई नया सब्सटेंस बनेगा, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. वो कैसा रिएक्शन होगा? केमिकल रिएक्शन होगा. Next, chemical reaction are chemical changes in which reactants transforms into products by making or breaking of bonds between different atoms. Second point हम लोग को ये बता रहा है कि chemical reaction एक तरह का chemical change ही होता है जिसमें जो reactants होते हैं. अब reactants क्या होते हैं? तो reactants जो reaction में participate करते हैं, transform into products, और product वो होता है जो reaction के बाद बनता है, उसको हम लोग product बोलते हैं. आगे example लेके हम लोग इसको समझेंगे. बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, या तो उनके बीच बॉन्ड बनेगा या तो बॉन्ड टूट जाएगा. किनके बीच? दो डिफरेंट एटम्स के बीच. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं एक रिएक्शन A प्लस B, ये दो अलग अलग क्या है? हमारा एटम्स है जो क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है. इन्हीं को हम लोग रिएक्टेंट्स भी बोल सकते हैं. ये क्या है? रिएक्टेंट्स है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया. ये गिव आउट किया एक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोले AB, ये प्रोडक्ट दिया, और इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो इसके केमिकल कॉम्पोजिशन से बिल्कुल अलग होगा. तब इसको हम लोग कैसा चेंज बोलेंगे या कैसा रिएक्शन बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन. और इसको AB को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे. ये क्या है? प्रोडक्ट, और ये क्या है? रिएक्टेंट है. इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और साथ साथ इनके बीच में या तो बॉन्ड बना होगा या तो बॉन्ड टूटा होगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड बन रहा है क्योंकि जुड़ रहा है. अगर ये रिएक्शन को हम लोग थोड़ा पलट दें इस तरीके से, मतलब AB टूट करके, तो यहाँ टूटने के लिए हम लोगों को कुछ देना पड़ेगा, हीट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तब ये टूटेगा. तो ये टूट करके क्या करेगा? A और B में चेंज हो जाएगा. क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं होता है. उसके लिए हम लोग को केमिकल मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा. ये हम लोग को लास्ट पॉइंट है, ये हमारा लिखा हुआ है. इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड. जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग फिजिकल मेथड से रिवर्स मतलब वापस नहीं पा सकते हैं. जैसे A प्लस B रिएक्ट करके AB बनाया, इफ़ अगर ये केमिकल चेंज है, ये केमिकल रिएक्शन है, तो हम लोग वापस AB से A और B नहीं बना सकते हैं. किन मेथड से? फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड क्या क्या होता है? फिल्टरेशन, मैग्नेटिज्म, इवापोरेशन, ये सारा चीज़ हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं. बल्कि ये कैसे होगा? तो ये आपका केमिकल चेंजेस या केमिकल मेथड की मदद से हम लोग केमिकल चेंजेस को क्या कर सकते हैं? वापस, या केमिकल रिएक्शंस को वापस रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है, तो केमिकल मेथड्स बहुत सारा है. अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा. आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बहुत सारा. थर्ड पॉइंट यहाँ पे था, इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. सो इन अ केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज टेक प्लेस. ठीक है, क्या बोल रहा है? केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस होता है, मतलब जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो बिल्कुल कम्प्लीटली क्या होता है? डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़. किससे? ओरिजिनल सब्सटेंस है. ये जो प्रोडक्ट बना ये अपने रिएक्टेंट यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस से क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा प्रॉपर्टीज़ में. तो ये एकदम मेन पॉइंट है केमिकल चेंज का. हम लोग को ये याद रखना है कि ऐसा चेंज जिसमें जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो अपने ओरिजिनल जो कंपाउंड थे, ओरिजिनल जो सब्सटेंस है, उनसे वो बिल्कुल अलग हो. ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा किसी भी चेंज में तो उस चेंज को हम लोग केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ये सारा बहुत समझ में आ गया. ये मेन केमिकल रिएक्शन का कुछ मेन पॉइंट है जो हम लोगों को याद रखना है. ये हमेशा केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखने आता है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, तो आपको ये सारा पॉइंट्स लिखना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं. अब इसमें हम लोगों को दो चीज़ मिला है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो केमिकल चेंज में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होता है उसके बारे में भी हमें बताना होगा. तो हम लोगों को समझ में तो आ चुका है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन के बाद जो हम लोगों को मिलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. बट इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो प्रॉपर हमें एक डेफिनेशन भी आना चाहिए. तो हम लोग आगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे. केमिकल रिएक्शन में देखें कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट.
तो इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, बट यहाँ पर हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स। जो भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो एक नया सब्सटेंस मिलता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं, अगर हम लोग को एग्जाम्पल इसके लिए देना हो। सपोज यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ देखते हैं अलग से एक एग्जाम्पल। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे एरो के इधर साइड जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, कौन पार्टिसिपेट किया? कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या हो गया? रिएक्टेंट्स। एंड एरो के बाद इधर जो प्रोडक्ट बना रिएक्शन के बाद, किसके रिएक्शन? कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? ये प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग इसमें लेके देख सकते हैं। आगे हम लोग फर्दर जितना भी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखते जाएंगे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, तो कुछ कॉमन एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन हैपन्स इन आवर डेली लाइफ। पहला, डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि हमें पता है हमारा जो खाना पच जाता है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ETC। दूध से दही बनना, ये भी एक क्या है? केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। हम लोग अब केमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग डेली लाइफ में तो बहुत सारे एग्जाम्पल होता है जिसको हम लोग देख चुके हैं, लेकिन हमारे बुक में 3 एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कि केमिकल चेंज क्या होता है, कैसे केमिकल रिएक्शंस होता है। पहला एक्टिविटी 1.1 है जिसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम हम सबको पता है मेटल होता है। मैग्नीशियम का हम लोग एक रिबन लेंगे और उसको बर्न करेंगे, और हमें पता है कोई भी चीज़ जब भी बर्निंग होता है तो बिना एयर के प्रेजेंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बिना ये नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ जलता किसके प्रेजेंस में है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहाँ मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। इसके लिए आपको 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा क्या लेना है? मैग्नीशियम रिबन। हम लोग को मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कितना लंबा होना चाहिए? लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। इसको हम लोग चिमटे की मदद से क्या करेंगे? पकड़ेंगे, और नीचे में हम लोग एक लैंप जलाएंगे, स्पिरिट लैंप वगैरह जो लैब में हमें मिलता है उसे हम जलाएंगे, और मैग्नीशियम रिबन को हम लोग इस तरीके से लैंप के ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब उस वो जब जलना शुरू होगा तो हम लोगों को क्या लास्ट में जलने के हम ऑब्जर्व क्या करेंगे? क्या मिलेगा हम लोग को? ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो डार्जलिंग लाइट के साथ, बहुत तेज़ लाइट के साथ क्या होता है? डार्जलिंग लाइट के साथ जलता है, और साथ में क्या देता है? वाइट पाउडर देता है। जलने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा बनता है? वाइट पाउडर बनता है। ये जो वाइट पाउडर होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो सिंपल हम लोग इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या जानना है? रिएक्शंस को जानना है। तो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। इसके लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मैग्नीशियम को जलाना है, किसके प्रेजेंस में? तो किसके बीच में रिएक्शन हुआ? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ, और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। प्रोडक्ट बनाने आप लोग सब सीखे हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो इसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको मेनली प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाए। ऐसे 9 क्लास में हम लोगों को सीखना था कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। एक रफ आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो जो प्रोडक्ट बनाना होता है उसका सिंबल को हम लोग लिख लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है, इस तरीके से लिख दिए। दोनों का वैलेंसी को नीचे पुट करेंगे। मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। आप इसका EC करके देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो आपका वैलेंसी पता चल जाएगा। इसका वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2। देन थर्ड स्टेप होता है कि आप इसको सिंप्लीफाई करिए, वैलेंसी को कट गया 1 बार में। लास्ट में Mg और O दोनों का वैलेंसी 1 आया। क्रिस क्रॉस करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो Mg का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो लास्ट में लोगों को क्या मिला? MgO। इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला हम लोग बना लिए। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बिल्कुल अलग था, लेकिन जो कंपाउंड बना, जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हमें थोड़ा प्रिकॉशन रखने का है जब ये एक्टिविटी हम लोग लैब में करते हैं।
तो हम लोग को आई लेंस वगैरह पहनना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो डार्जलिंग फ्लेम निकलता है, डार्जलिंग लाइट निकलता है रिएक्शन के बाद, वो हमारे आई के लिए बहुत हार्मफुल होता है। एंड देन एक और चीज़ है कि हम जब लोग मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो जलाने के पहले, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने के पहले, हमें उसे सैंड पेपर से रब करना चाहिए, रगड़ना चाहिए। क्योंकि सरफेस के साथ रिएक्ट करने के बाद या कांटेक्ट में आने के बाद मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कार्बोनेट का लेयर चढ़ जाता है, जिसको हटाना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये प्रिकॉशन होता है, हम लोगों को ये करना चाहिए। आपसे ये क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कि ये एक्सपेरिमेंट करने के पहले, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के पहले हमें उसे साफ़ करना या सैंड पेपर से रब करना क्यों ज़रूरी है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये पहला एक्टिविटी था जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये स्केलेटल है, अनबैलेंस रिएक्शन है। ये आगे हम लोग पढ़े हैं कि अनबैलेंस और बैलेंस रिएक्शन क्या होता है, फिर हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.2, जिसमें रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। हम लोग लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे, इसमें दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे। तो दो बीकर लिए हम लोग, बीकर ए और बीकर बी। एक बीकर में लेड नाइट्रेट लिया गया है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है ये, और दूसरे बीकर में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं PbNO3(2), पोटेशियम आयोडाइड का Ki। इन दोनों के बीच में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ दूसरा फिगर हम लोग देख सकते हैं कि बीकर ए और बीकर बी को, बीकर ए में बीकर बी के सामान को मिक्स किया जा रहा है, मतलब लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डाला जा रहा है। तो यहाँ पे मिक्सिंग दी सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर दिए। तो फाइनल रिजल्ट हम लोग को जो मिला, दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या हो गया होगा, मिक्स, मतलब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स हो चुके। सॉरी पोटेशियम आयोडाइड है ये, इसको ठीक कर लेना है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। तो लेड नाइट्रेट ये लेड आयोडाइड बना है, एक मिनट, लेड आयोडाइड बना है और पोटेशियम नाइट्रेट बना है, क्योंकि ऑफकोर्स पोटेशियम आयोडाइड था तो रिएक्शन के बाद तो प्रोडक्ट हमारा अलग बनेगा। ठीक है, लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना। यहाँ पे सिंपल हम लिए क्या थे, लेड नाइट्रेट लिए थे और पोटेशियम आयोडाइड लिए थे, दोनों को मिक्स कर दिए। तो अब लेड नाइट्रेट की जगह क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया, और पोटेशियम आयोडाइड की जगह पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। और इसका कलर भी चेंज हो गया, ये येलो पीपीटी बना दिया। मतलब ये जो लेड आयोडाइड है वो पीपीटी के फॉर्म में, नीचे, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेशन, नीचे जाके बैठ जाना, तो वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा लेड आयोडाइड, और किस कलर में, येलो कलर का सॉल्यूशन तैयार करेगा, और पोटेशियम नाइट्रेट इस सॉल्यूशन में घुला हुआ रहेगा। इसके लिए हम रिएक्शन लिख सकते हैं इस तरीके से, PbNO3(2), मतलब लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स आउट लेड आयोडाइड, Pb लेड का होता है, PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये दोनों का जो इनिशियल कलर था वो कलरलेस था, और यहाँ पे जो ये बना लेड आयोडाइड, इसका कलर कैसा है, येलो कलर, और साथ साथ ये पीपीटी के फॉर्म में भी है। तो यहाँ से दो ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिल रहा है, इसको ऑब्जर्वेशन हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ, ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे चेंज इन कलर भी हुआ और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी भी हुआ। तो ये हम लोग को यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक भी बता रहा है केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से हम लोग को केमिकल चेंज का दो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि केमिकल चेंज में चेंज इन कलर, मतलब कलर भी चेंज होता है और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी भी होता है। तो दो बात हम लोग को यहाँ से समझ में आ गया। पहला एक्टिविटी में हम लोग क्या देखे थे कि डार्जनिंग फ्लेम, उसमें स्टेट चेंज हो रहा था एक तरीके से, क्योंकि हमने मैग्नीशियम मेटल लिए थे एंड देन उसका पाउडर बन जा रहा था और डार्जनिंग फ्लेम के साथ निकल रहा था। ठीक है, और इसमें हम लोग को क्या पता चला कि कलर चेंज हुआ और पीपीटी बना। तो ये दो एक्टिविटी हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है हमारे बुक में, एक्टिविटी 1.3, उसको नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.3। इसमें रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे या फिर एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे हम लोग। ठीक है, एक बीकर इस तरीके से लिए हैं, इसमें अंदर जिंक का ग्रैन्यूल्स, मतलब छोटे छोटे जिंक के टुकड़े को लेंगे, और ऊपर से हम लोग इसमें क्या ऐड ऑन करना शुरू करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रहे सल्फ्यूरिक एसिड है,
डाइल्यूट हो या कंसनट्रेटेड एसिड है, आपको एसिड ढंग से केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि जो एसिड होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है, स्पेशली कंसनट्रेटेड। इसीलिए लैब में जब भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो डाइल्यूट एसिड के साथ ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, जिंक लिए हैं और ऊपर से क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो जिंक और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा ऑब्वियस। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे दो चीज़ आप ऑब्जर्व करिएगा कि इस कॉनिकल फ्लास्क या फिर आप बीकर जो भी लिए हैं उसको जब आप छू के देखिएगा तो आपको टेम्परेचर फील, मतलब गर्माहट फील होगा, राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर आपको फील होगा कि राइज इन टेम्परेचर एंड बबल्स आर फॉर्म्ड। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बबल्स आर फॉर्म्ड, बबल्स बनेगा। जहाँ पे भी बबल्स बनता है, छोटे छोटे बुलबुले टाइप के बनेंगे, जहाँ पे भी बबल्स बनता है वहाँ पे गैस का इवोल्यूशन होता है। तो बबल्स क्या हमें बता रहा है कि यहाँ पे कोई गैस इवॉल्व्ड हो रहा है, और वो कौन सा गैस है तो हम रिएक्शन लिखेंगे तो पता चलेगा, जिंक प्लस H2SO4, तो यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। तो ये जो बबल्स था वो क्या दिखा रहा था कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हुआ, हम लोग को टेम्परेचर फील हो रहा है। तो टेम्परेचर से रिलेटेड भी दो तरह का रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइज हो रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पे गैस निकल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी लगता है रिएक्शन में एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। ऐसे एक्सो एंडोथर्मिक हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, तो अभी हम लोग को इसके लिए टेंशन लेना है, उसको उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल हम लोग आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बस ऑब्जर्व किए कि पहला चीज़ में देखे थे कि स्टेट चेंज हो रहा था, मैग्नीशियम मेटल से मैग्नीशियम पाउडर बन जा रहा था, वाइट पाउडर बन जा रहा था और फ्लेम निकल रहा था वहाँ पे, डार्जलिंग फ्लेम। फिर दूसरा देखे कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हुआ, चेंज इन कलर हुआ। आगे हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर भी होता है एंड साथ में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। तो हम लोग को यहाँ से बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक पता चला है किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन है वो। तो हम लोगों को केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक पता हो। हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन का बहुत सारा एग्जांपल देख लिया, 3 एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में था वो तीनों हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके बारे में हम जान लेंगे अभी, तब हम लोग ईजिली पहचान सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। When a chemical reaction takes place, some changes are observed. These easily observable changes that take place in a chemical reaction are called the characteristics of chemical reaction. जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ चेंज हो रहा है, और यही जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो चेंज जैसे कि कलर में चेंज हो जाना या स्टेट में चेंज हो जाना, ये सारे चेंजेस जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, इन्हीं को हम लोग केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर, नंबर 1 चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, सेकेंड, थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ है चेंज इन स्टेट एंड फिफ्थ है चेंज इन टेम्परेचर। या तो बोल रहे हैं कलर में चेंज हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट का कलर कुछ और, प्रोडक्ट का कलर कुछ और। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना, कुछ ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो हमारे बीकर या हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क लेंगे उसमें नीचे तली पे आपको बेस पे बैठा हुआ दिखाई देगा, तो ये चेंज हो जाना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनने के साथ साथ कोई गैस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस का निकलना। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट, फिजिकल स्टेट का, सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से गैस बन जाना, इस तरीके से स्टेट में चेंज हो जाना। एंड 5 चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना। तो टेम्परेचर का चेंज दो तरीके से हो सकता है,
या तो टेम्परेचर राइज कर सकता है या तो टेम्परेचर फॉल कर सकता है। अगर टेम्परेचर राइज किया डैट मीन्स रिएक्शन के बाद हीट का निकलना, और अगर टेम्परेचर आपका फॉल किया इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन के दौरान हीट का एब्जॉर्ब होना, हीट का लगना, हीट के बिना वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से ये 4-5 जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं केमिकल रिएक्शन के, इनको हम लोग अलग से सिंगल डील करेंगे। चेंज इन कलर विथ एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ये कैसे होता है, इसका क्या एग्जाम्पल होता है। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग देखें कि बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और उसी चेंज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने देखे थे चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, सारा देख चुके हैं। अब सबको बारी बारी से सिंगल हम लोग इंडिविजुअली उसको डील करेंगे। तो सबसे पहला था चेंज इन कलर, कि रिएक्शन जब होता है केमिकल रिएक्शन तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। रिएक्टेंट का कलर कुछ और होगा और प्रोडक्ट रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर कुछ और हो जाएगा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है इन द रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट इज ब्राउन इन कलर वेयर एज द आयरन आर ग्रेइश ब्लैक। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगना, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का, और सब लोग देखे हैं हम लोग। लोहा का गेट या लोहा का कोई भी सामान अगर खुले में हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो वो मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है और क्या बनाता है, जंग बनाता है, रस्ट बनाता है। तो रस्ट का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है, और नॉर्मली जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसका कलर ग्रेइश ब्लैक होता है। एक हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन भी लिख लेते हैं। Fe लोहा के लिए, आयरन के लिए, प्लस मॉइस्चर से तो H2O और ऑक्सीजन दोनों से करेगा रिएक्ट। ये तीनों रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बनाएगा Fe2O3.X2O। यहाँ पे आयरन का कलर आपका ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का होता है, और ये जो रस्ट बना इसका कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कलर है वो चेंज हो गया, तो ये चेंज इन कलर को दिखा रहा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जो एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस आर कलरलेस बट ऑन मिक्सिंग द टू द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड फॉर्म्ड इज़ येलो इन कलर। ये हम लोग इसके जस्ट पहले भी एग्जांपल हम लोग इसको देखे थे कि हम लोग लेड नाइट्रेट लेंगे और पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, दोनों का सॉल्यूशन को जब मिक्स कर देंगे, और इनिशियली स्टार्टिंग में जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड हम लोग लेते हैं तो ये दोनों कलरलेस होता है, और इन दोनों को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है जिसका कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है। तो कलरलेस से येलो कलर में चेंज होना, इसके लिए भी रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग। लेड नाइट्रेट है तो PbNO3 उसका फॉर्मूला है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड है Ki गिव्स आउट लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ये PPT तो बनता ही है जिसको हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखेंगे, साथ में इसका कलर क्या होता है, येलो कलर हो जाता है, बल्कि इनिशियली इन दोनों का कलर क्या होता है, कलरलेस। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट कलरलेस थे, कोई कलर ही नहीं था रिएक्टेंट का, लेकिन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो कैसा बना, येलो कलर का। तो ये भी क्या हुआ, रिएक्शन के बाद हुआ, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे चेंज इन कलर होगा। अगर चेंज इन कलर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन कैसा है, केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को ही शॉर्ट में हम लोग PPT भी बोलते हैं, PPT, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट का बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है डैट मीन्स प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये प्रेसिपिटेट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो जब दो सॉल्यूशन को हम लोग आपस में मिला देते हैं, दो सॉल्यूशन लिए और उसको आपस में मिला दिए, मतलब दो सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन हुआ, तो देन प्रोडक्ट में कोई सॉलिड सब्सटेंस का बनना ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट का बनना। यहाँ पर हम लोग इसके लिए डेफिनेशन लिखे हैं। यहाँ पे पहले बोल रहे हैं इन सम केमिकल रिएक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है। A precipitate is a solid substance formed on mixing two solution। जब दो सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स करते हैं तो कुछ सॉलिड सब्सटेंस बनते हैं जिन्हें हम प्रेसिपिटेट या PPT कहते हैं। एग्जाम्पल अभी जस्ट मैं NCERT में पढ़े थे, याद करिए लेड नाइट्रेट वाला, कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिला रहे थे, तो लेड आयोडाइड का क्या बन जा रहा था आपका,
एक प्रेसिपिटेट बन जा रहा था जो येलो कलर में था। तो इस एग्जाम्पल में जो ये एक्टिविटी हमारे एनसीईआरटी की किताब में दिया है वो दो कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये बता रहा है कि चेंज इन कलर हो रहा है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये बता रहा है कि पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दो बात हम लोग को इस एक्टिविटी से पता चल रहा है। फिर से हम लोग इसका लिख सकते हैं, PbNO3 plus potassium iodide gives out lead iodide and potassium nitrate। और ये जो lead iodide बना यही है पीपीटी जो येलो कलर में था, येलो कलर में था। और इन दोनों का कलर क्या था? कलरलेस था। जब एक हम लोग एग्जाम्पल में से सिंपल सा एक बीकर में पहले से क्या था? लेड नाइट्रेट था, ऊपर से हम लोग क्या डाल दिए? यहाँ पे क्या है? लेड नाइट्रेट, ऊपर से डाल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड। दोनों का कलर क्या था? कलरलेस। लेकिन जैसे ये दोनों आपस में मिक्स हो गया इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ सॉलिड जैसा सब्सटेंस दिखाई दिया, ये सॉलिड जैसा। तो ये लेड आयोडाइड ही है जो येलो कलर में एक पीपीटी बना रहा है। तो लेड नाइट्रेट का जो कलर था वो कलरलेस था, लेकिन जैसे ही लेड आयोडाइड बना तो उसका कलर क्या हो गया? येलो हो गया। और कैसा? लिक्विड से वो प्रेसिपिटेट बन गया, सॉलिड सब्सटेंस बन गया। तो दो चेंज हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिला कि चेंज इन कलर हुआ और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट हुआ। एक अनदर एग्जाम्पल भी है, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी देख सकते हैं हम लोग। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन लिए हैं, जाहिर सी बात है इसके लिए हम लोग को सॉल्यूशन ही लेना होगा मिलाने के लिए। तो बोल रहा है कि एक बीकर में आप सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, ठीक है, और उसमें क्या मिलाइए? सोडियम क्लोराइड मिलाइए। सिल्वर नाइट्रेट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा AgNO3, सिल्वर का Ag होता है, प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। जब दोनों को मिला दिए तो क्या बना? सिल्वर क्लोराइड बना, AgCl2, और बच क्या गया? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड बना ये वाइट पीपीटी के फॉर्म में बनेगा, वाइट पीपीटी के फॉर्म में, ठीक है। पीपीटी बना यहाँ पे भी वाइट कलर का। अब जब देखो ये दोनों सॉल्यूशन था, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया गया था, लेकिन यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का सॉलिड सब्सटेंस बना है जो किस में घुला हुआ रहेगा? सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन में। मतलब ये सॉल्यूशन ही तैयार होगा रिएक्शन के बाद, लेकिन इसमें नीचे में ऐसे सॉलिड सब्सटेंस बैठे हुए रहेंगे वाइट कलर के, और इसमें क्या घुला हुआ है? सोडियम नाइट्रेट पूरी तरीके से। तो इस तरह का हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा जिसमें सिल्वर क्लोराइड का जो पीपीटी बनेगा वो वाइट कलर में बनेगा। तो ये भी यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी को दिखा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक हम लोग के लिए है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर गैस बाहर निकलता है रिएक्शन के बाद, मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ एक गैस भी क्या होगा? रिलीज होगा, ठीक है। इन सम केमिकल रिएक्शन देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, ठीक है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे, दो एग्जाम्पल है। पहला, इन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ये एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल हम लोग एक्टिविटी में पढ़े थे। ये एग्जाम्पल सेम वही है कि जब हम लोग जिंक लेते हैं और जिंक का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। एक इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। जिंक का, ये पहले भी हम लोग लिख चुके हैं, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट जिंक सल्फेट, साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ये एरो का साइन जब ऊपर की ओर होता है इसका मतलब होता है कि कोई गैस वहाँ से निकला है। तो ये एग्जांपल हम लोग को इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? गैस का इवोल्यूशन होता है। एक और एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगा, कोई भी गैस इवॉल्व हो सकता है, कोई भी गैस निकल सकता है। इसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट्स विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट है, चाहो तो आप यहाँ पे इसके पहले लिख सकते हो डाइल्यूट, या इस तरीके से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट है तो Ca, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर
साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट होगा। तो इस तरीके से हम लोग 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं और 2 एग्जाम्पल दोनों में ही हम लोग देखें कि अलग अलग गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन डन हो रहा है जहाँ पे गैस निकल रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है, उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था केमिकल रिएक्शन का। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, पेंसिल और पेन और कॉपी लेके रखिए, नोट्स बनाते जाइए। और अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो लिंक आप लोग को टेलीग्राम चैनल का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे सारा PDF जब जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो पूरा का PDF उसमें डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चेंज इन स्टेट, ये रिएक्शन में रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट बनता है उनका स्टेट जो होता है वो अलग हो जाता है। अगर हम लोग रिएक्टेंट सॉलिड में लिए हैं तो हो सकता है रिएक्शन के बाद वो लिक्विड या गैस में चेंज हो जाए, या फिर हम लोग अगर रिएक्टेंट लिक्विड में लिए हैं तो वो सॉलिड और गैस बन जाए। इस तरह से स्टेट चेंज हो जाता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में। तो ये भी अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो ये भी क्या दिखा रहा है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोल। पेट्रोल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, बर्न्स टू फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ आर गैसियस। सिंपल सा बात है, हम लोग को कंबशन पढ़ना था 8th क्लास में, हम लोग पढ़े थे कंबशन के बारे में। तो कंबशन में हम लोग देखे थे कि 2 तरह का कंबशन होता है, एक कंप्लीट कंबशन और एक इनकम्प्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट ही है अगर आप किसी फ्यूल को, ऑफकोर्स कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, अगर कोई चीज़ जल रहा है तो फ्यूल ही जल रहा है, उसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और वो क्या प्रोडक्ट बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी जो होता है वो लाइट एंड हीट के फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये फ्यूल जो है वो मोस्टली सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, 3 कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमेशा क्या बनता है? गैसियस स्टेट में बनता है, गैसियस स्टेट में बनता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है पेट्रोल, मतलब आप फ्यूल लिए हैं पेट्रोल जो किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर H2O, और ये दोनों का ही जो स्टेट होगा वो कैसा होगा? गैसियस स्टेट होगा। तो यहाँ पे भी फिजिकल स्टेट जो था वो चेंज हो गया। नेक्स्ट है कैंडल का एग्जांपल। हम लोग कैंडल देखें हैं सबको, उसमें वैक्स होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। वो जो मोम होता है वैक्स, वो सॉलिड स्टेट में होता है। जब वो बर्न करना शुरू करता है तो वो जलने के बाद वो भी क्या बनाएगा? ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, जो कि ऑफकोर्स फिर से वो कैसा होगा? गैसियस स्टेट में। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हम लोग को बता रहा है कि आप लिक्विड फ्यूल लीजिए या सॉलिड फ्यूल लीजिए, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? गैसियस स्टेट। नेक्स्ट ये लास्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक है, 5th ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन हम लोग इसमें 5 ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। चेंज इन टेम्परेचर। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं। अब टेम्परेचर 2 तरीके से चेंज हो सकता है, या तो टेम्परेचर राइज करेगा या तो टेम्परेचर फॉल करेगा। मतलब टेम्परेचर या तो इंक्रीज करेगा रिएक्शन के बाद या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। In some chemical reaction there is change in temperature, that is rise or fall of temperature. तो इसमें फर्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन इन विच राइज इन टेम्परेचर एंड हीट इज इवॉल्व। जब भी राइज इन टेम्परेचर होगा मतलब रिएक्शन के बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट मीन्स हीट वहाँ पे क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है, हीट निकल रहा है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब, एक्सोथर्मिक जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक्सो और थर्मल। तो एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना और थर्मल का मतलब टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल फिर से देखते हैं, जिंक वाला ही, जो जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इन अ बीकर। एक बीकर में हम लोग जिंक डाले थे, सल्फ्यूरिक एसिड डाले थे और रिएक्शन कराए थे। तो रिएक्शन के बाद जब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा था, एक तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, इससे भी हम लोग बता सकते हैं कि हीट क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है। दूसरा, हम लोग जब वो बीकर को या फिर कॉनिकल फ्लास्क जिसमें भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप उसको छू के देखोगे तो वो आपको हॉट, गर्म फील होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ बीकर और कॉनिकल फ्लास्क इट इज़ फाउंड टू बी वार्म। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ आप उस फ्लास्क को या फिर बीकर को बाहर से छू के देखेंगे तो आपको गर्म फील होगा। गर्म फील होने का मतलब ही है कि रिएक्शन के बाद क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, डैट मीन्स हीट इवॉल्व हुआ है, हीट निकला है बाहर। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल है, जब आप क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड टेकन इन अ बीकर, सेलेक्ट लाइम।
सॉरी यहाँ पे डी छूट गया, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड लीजिएगा CaO प्लस इसमें वाटर डालेंगे, मतलब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे भी ढेर सारा एनर्जी क्या होता है, रिलीज़ होते हैं, ढेर सारा एनर्जी निकलता है या फिर हीट निकलता है। इस समय भी आप बीकर या फिर जिसमें भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको आप छू के देखोगे तो आपको क्या होगा, क्वाइट हॉट, मतलब हल्का गर्म फील होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। तो जहाँ पे भी एनर्जी रिलीज़ होता है, हीट बाहर निकलता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है रिएक्शन के बाद, तो उस तरह का रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शंस इन विच फॉल इन टेम्परेचर एंड हीट इज एब्जॉर्ब्ड। सेकेंड कंडीशन ये है कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे ही रिएक्शन हो रहा है उस टाइम हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रिएक्शन के बाद हीट निकल नहीं रहा है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसा रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हम लोग को और डिटेल में पढ़ना है जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें, इसीलिए हम लोग बहुत छोटा सा यहाँ पे पढ़े हैं। जैसे ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जाएंगे तो अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे हम लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम लोग नाम से जान ले रहे हैं। एंडोथर्मिक जो होता है ये भी दो वर्ड से मिलके बना है, एंडो, तो एंडो का मतलब होता है इन, मतलब एब्जॉर्ब्ड करना, अंदर आना, और थर्मिक मतलब थर्मल। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा। जैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होगा तो वहाँ पे एनर्जी या जो टेम्परेचर है वो एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, हीट, और क्या बना रहा है, बेरियम क्लोराइड NH3 और प्लस वाटर यानी कि H2O रिलीज़ कर रहा है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को, जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। इस पार्ट के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। इस पार्ट में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाने और उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाने। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग सीखेंगे कि हम लोग इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। देन फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जाएंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जाएंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।